बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 5th यूनिट स्टार्ट करना है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, इसका हमारी अमली ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है और इसके मुतल्लिक़ हमें मालूमात देने वाला न्यूटन है। वो न्यूटन कि जिसके आप 3 कवानीन हरकत के बारे में पढ़ चुके हैं। ये न्यूटन जो है 1665 की बात है कि उसी किसी एक शाम इस सोच में डूबा हुआ था या उसके ज़हन में ये सवालात थे कि आखिर सूरज के गिर्द ज़मीन और बाकी प्लैनेट किस तरह से घूमते हैं। हमने लास्ट टाइम 4th यूनिट में या 3rd यूनिट में आई थिंक हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जब पढ़ा। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उस वक़्त एक बात बहुत क्लियर हुई कि कोई भी जिस्म अगर हमारे हाथ के गिर्द घूम रहा है तो उसकी वजह हमारा हाथ है जो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाए हुए है। अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ के गिर्द घुमाना चाहता हूँ तो मैं इस मार्कर को किसी धागे से बांधूंगा और उसका दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ूंगा और हरकत देना शुरू कर दूंगा। अपने हाथ को हरकत देते हुए मैं इस मार्कर पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँगा, जिसकी वजह से ये मार्कर मेरे हाथ के गिर्द घूमेगा। और अगर धागा टूट जाए या काट दिया जाए, धागे का राब्ता, धागा अगर ख़त्म कर दिया जाए दरमियान से, तो मार्कर का मेरे हाथ से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रहेगा और ये मार्कर फिर मेरे हाथ के गिर्द नहीं घूमेगा बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो सोच ये थी या सवाल ये था कि सूरज ने तो अपने हाथ में कोई ऐसी जंजीर या रस्सी नहीं पकड़ी हुई जिससे ज़मीन बंधी हुई हो, ठीक है ना। तो फिर आखिर क्या वजह है कि ज़मीन क्यों सूरज के गिर्द घूम रही है। आप देखें ना, अगर कोई दोस्त आपके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वजह ढूंढते हैं। आखिर क्या वजह है। अगर आप सकलैन और इर्ज़म को देखें, मैंने इन्हें कहा कि जी आप इधर होकर बैठ जाएं अगर आपको गर्मी लग रही है, कि फिर साथ साथ होकर बैठ गए। तो क्या वजह है। अब मुझे नहीं मालूम कि सकलैन सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है या इर्ज़म ने सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, ये फोर्स इन दोनों में से कौन लगा रहा है। और दूसरी बात कि इर्ज़म सकलैन के गिर्द घूम रहा है या सकलैन इर्ज़म के गिर्द घूम रहा है, अब ये इनसे पूछना पड़ेगा, यानी वजह हमें ढूंढनी पड़ती है। तो न्यूटन भी इसी वजह की तलाश में था। तो एक गिरते हुए सेब ने उसे उसका जवाब दिया कि अगर सेब पक कर टूट कर ज़मीन की जानिब गिर रहा है तो इसका मतलब ज़मीन के पास कोई ना कोई ऐसी क़ुव्वत है, ऐसी फ़ोर्स है जिसकी मदद से वो हर शय को अपनी तरफ खींच रही है। जिस तरह मैंने आपको वेट पढ़ाते हुए बताया था कि अगर आप जानना चाहें कि वेट की डायरेक्शन क्या है तो आप कोई भी चीज़ उठाकर उसे छोड़ दें तो वो नीचे आते हुए आपको अपनी डायरेक्शन बता देगी। इसी तरह जो अर्थ है, अगर आप अर्थ को देखें तो ये थोड़ी सी टेढ़ी अर्थ बन गई है। चलें हम फिलहाल इसी पे गुजारा कर लेते हैं। तो अर्थ अगर आप देखते हैं तो हर शय अर्थ की जानिब मूव करती है, ऐसा ही है। यानी अर्थ जो है वो हर शय को अपनी जानिब खींच रही है, हर शय पर अपनी जानिब फोर्स लगा रही है। इसी तरह जो सूरज है वो भी ज़मीन पर अपनी जानिब फोर्स लगाए हुए है। तो न्यूटन ने उस वक़्त गिरते हुए सेब से ये नतीजा अख़ज़ किया कि ज़मीन हर शय को जैसे अपनी तरफ खींच रही है, उसी तरह सूरज भी हर शय को अपनी जानिब खींच रहा है। ज़मीन के खींचने की वजह से ज़मीन के गिर्द चाँद हरकत करता है और सूरज के खींचने की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने की वजह से सूरज के गिर्द ज़मीन और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं और सूरज जो है वो उन पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा फिर अगला सवाल ये उठता था कि कौन सा जिस्म कितनी फोर्स लगाएगा, क्योंकि न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यह कह दिया कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, कि कायनात का हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। जब यह बात हो गई तो क्या कायनात का हर जिस्म एक ही फोर्स से दूसरे जिस्म को अपनी जानिब खींचेगा,
या ये फोर्स मुख्तलिफ भी हो सकती है, तो इसका हल भी न्यूटन ने ही बताया। अब आप फ़ौरन ये सोचने लग जाएंगे कि जैसे सर वाइट बोर्ड के साथ खड़े हैं तो वाइट बोर्ड तो सर को पकड़ ले, गले लगा ले, और आप दीवार के साथ लगकर बैठे हैं या कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो कुर्सी तो फिर आपको पकड़ ले और जान ना छोड़े। ठीक है, आप जिधर जाएं कुर्सी आपके साथ साथ। जिस तरह लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था वो कहावत जो बनी कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ता। खैर उसका जिक्र फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह कि वो कैसे बन गई कहावत। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, जो न्यूटन ने फ़ौरन 2-3 सवालात हमारे लिए खड़े कर दिए। सोचने की बात थी कि कायनात का हर जिस्म अगर दूसरे जिस्म को खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसके हर जिस्म में हम लोग भी मौजूद हैं। इस बात को हम बाद में डिस्कस करते हैं कि अगर हम कायनात के हर जिस्म में मौजूद हैं और कायनात का हर जिस्म न्यूटन के मुताबिक दूसरे जिस्म को खींच रहा है, तो क्या ये दीवार मुझे खींच रही है? क्या ये वाइट बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? क्या तजम्मुल बैठा हुआ है ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, या मैं तजम्मुल को अट्रैक्ट कर रहा हूँ? अगर ऐसा है तो फिर मुझे ये फ़ोर्स क्यों नहीं महसूस होती? दीवार की फ़ोर्स महसूस क्यों नहीं होती? वाइट बोर्ड की फ़ोर्स महसूस क्यों नहीं होती? या आपको एक दूसरे की फोर्सेस महसूस क्यों नहीं होती? इस बारे में इस सवाल का जवाब हम आगे चल कर देंगे। हम पहले इसको ज़रा क्लियर कर लें कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया। एक बात तो उसने ये कह दी कि कायनात का हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी बात वो क्या कर रहा है, कहता है ये जो फोर्स है ये कब ज़्यादा होगी या कब कम होगी। हमें इसका सबसे ज़्यादा मसला था कि कोई जिस्म अगर बड़ा है तो क्या फोर्स उसकी ज़्यादा होगी, अगर जिस्म छोटा है तो क्या फोर्स उसकी कम होती जाएगी, अगर दो जिस्मों के दरमियान फासला कम है तो क्या फोर्स पे फ़र्क पड़ेगा, और अगर फासला बढ़ जाए तो क्या तब फोर्स पे फ़र्क पड़ेगा। इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना था और न्यूटन ने इन चीज़ों को डिड्यूस करके कंक्लूड करके मैं बयान कर दिया। न्यूटन ने कहा विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। दो बॉडीज़ हैं, मैस 1 एंड मैस 2। इन दोनों के मैसेज को आप मल्टीप्लाई कर दें, उनका प्रोडक्ट हासिल कर लें। जैसे आप देखें यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट हासिल किया, मैस 1 और मैस 2 को उनका प्रोडक्ट ले लिया है। अगर ये प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये फोर्स भी बढ़ती जाएगी, और अगर ये प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती जाएगी तो फोर्स भी कम होगी। अच्छा, प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? बड़े बड़े मैस होते जाएं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर हम मल्टीप्लाई करवाएं फुरकान को अशारिब के साथ तो फोर्स आपको कम मिलेगी, और अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये फैज़ान नाम है, हाँ जी, फैज़ान को अब्दुल अहद के साथ, तो फोर्स आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मैस तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ख्याल कीजिएगा ये दरमियान में जो निशान है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब कभी भी नहीं होता कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, बल्कि इनका आपसी ताल्लुक इस तरह से है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। और दूसरा मैंने सवाल उठाया फासले का। अगर दो अजसाम के दरमियान फासला बढ़ा दें तो उनके दरमियान फोर्स कम हो जाएगी, और अगर उनके दरमियान फासला कम कर दें तो फोर्स, यानी ये जो उनके दरमियान ताल्लुक है वो उलट आ गया। अगर फासला बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर फासला कम कर दें तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ फासला नहीं है, फासले का स्केयर है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसने कहा एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब ख्याल कीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा वाज़ेह है कि जो फासला लेना है वो कहाँ से कहाँ तक आप लेंगे। वो फासला, अगर ये दो मैसेज ले रहा हूँ तो फासला आप उसका फासला यहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ से फासला मालूम नहीं कर सकते, यहाँ से फासला मालूम नहीं कर सकते, बल्कि फ़ासला आप उनके सेंटर से लेंगे। ठीक है, ये फासले नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उसने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दो अजसाम के सेंटर्स के दरमियान से आप फासला ले रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर दूँ तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाती है। देखिए m1 m2 ऊपर है न्यूमरेटर में, और d स्क्वायर जो है वो नीचे है डिनोमिनेटर में। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी आप साइन ऑफ इक्वालिटी में लाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट पुट करना पड़ जाता है ताकि वैल्यूज़ को वो
बैलेंस कर सके, मैनेज कर सके। अब ये कांस्टेंट जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। और इसकी वैल्यू कायनात में ये सेम ही रहती है, जो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आपने ऐसे ही याद रखना है, पर केजी स्क्वायर। बेसिकली ये केजी स्क्वायर नीचे है, ठीक है। और अगर भूल जाता है आपको यूनिट, तो हम यहाँ से इसका यूनिट फाइंड भी कर सकते हैं। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये है फोर्स जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। जी वैसे का वैसे, इस मैस का स्क्वायर यूनिट आ गया केजी, इस मैस का यूनिट भी आ गया केजी। डी का यूनिट होता है मीटर, डी का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इस मीटर को इधर ले आए तो ये न्यूटन मीटर बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा था ना, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। इधर जी वैसे का वैसे, केजी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, केजी स्क्वायर। इधर ये मल्टीप्लाई ऊपर है तो ये उधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, केजी स्क्वायर बन जाएगा। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। और यूँ भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पावर नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब मुझे डस्टर दे दें ज़रा, मैं इसको साफ़ कर लूँ ताकि फिर हम अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। ये आखिरी सवाल है, वो करके तो हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। यहाँ पर वो सवाल वो था जो सबसे पहले उठाया गया कि अगर कायनात का हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है तो हमें फ़ोर्स महसूस क्यों नहीं होती। उसका जवाब ये है कि कायनात का हर जिस्म जो दूसरे जिस्म को खींच रहा होता है उसकी वजह है मैसेज। और उसको मैं इस यूँ समझा सकता हूँ, अगर एक छोटा बच्चा है 1 माह का या 2 माह का और वो बेड पर लेटा हुआ है, आप उसके करीब गए हैं, उसका हाथ आपकी कहीं पॉकेट में अटक गया है। अगर आप उठते हैं, वापस जाने लगते हैं, अलहदा होने लगते हैं, तो उसके हाथ के अटकने की वजह से आप पर फोर्स अप्लाई होगी, खिंचाव सा होगा, लेकिन आपको वो महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम था, ठीक है। यही फोर्स अगर तजम्मुल को पकड़ लिया जाए, ठीक है, इसको अली रज़ा जो है ये पकड़ लेता है और अली रज़ा ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया है, पकड़ लिया है। अब तजम्मुल जाना चाहे तो क्या होगा? नहीं जा सकता। क्या करेगा तजम्मुल? तजम्मुल क्या करेगा? क्या करेगा? खैर, बताना मैं ये चाह रहा था, आपको समझ आ गई होगी मेरी बात, कि अजसाम जब छोटे होते हैं उनके दरमियान फ़ोर्स मौजूद ज़रूर होती है, मगर वो इतनी कम होती है कि महसूस ना हो। और अजसाम जब बड़े होते हैं तो उनके दरमियान फ़ोर्स भी ज़्यादा होती है। और उसको अगर आप समझना चाहें, एक और मिसाल अगर हम दें, जैसे अशारिब है और फुरकान है, तो इनका अगर हम मैस लेते हैं 30-30 किलो, ठीक है, दोनों के मैसेज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कहीं 900 आता है, ठीक हो गया। और अगर यही आप फुरकान को, उसका मैस आप 3 kg को आप मल्टीप्लाई कर दें अर्थ के साथ, अगर उसका कंपैरिजन अर्थ के हिसाब से करें तो वो 6 × 10⁻24 बनता है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये 18 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यहाँ तक आ जाएगा। ये इन दोनों के दरमियान फोर्स की हमें वो मिल रही है रेशियो कि कितनी फोर्स हो सकती है, और ये हमें अर्थ के हिसाब से मिल रही है। अब मुझे ये बताएं, फुरकान को अशारिब ज़्यादा क़ुव्वत से खींचेगा या ज़मीन? ज़मीन। तो फिर ज़्यादा प्यार कौन करता है फुरकान से? ज़मीन, ठीक है। इसलिए कहा गया कि आपकी ज़मीन जो है वो माँ होती है, क्योंकि उसकी मोहब्बत जो है वो बहुत गहरी होती है, ठीक है। तो इसलिए अपनी ज़मीन से, अपनी माँ से आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखनी है। और
ज़मीन का एक ख़िता जो कायद आज़म ने हमें नवाजा अपनी मेहनतों से और कोशिशों से हमें लेकर छीन कर दे गए और अल्लाह की मेहरबानी से हमें ये अता हुआ, तो उस ख़िते की हिफाजत के लिए आप लोगों ने ही कल खड़े होना है। और हमारा बुनियादी मकसद भी जीने का यही है कि अपने दीन, अपनी मिल्लत और अपने वतन के लिए हम हर वक्त हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहें और मुश्किल हालात से गुज़रने का हौसला अपने अंदर पैदा करें। और एक आखिरी बात कि खुलूस नीयत से काम करें अपने मुल्क के लिए। कभी भी अपने मुल्क के लिए हम लोग बदनीयती का इजहार ना करें और अपने दिलों में बदनीयती ना पालें। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसे बढ़ाना ज़रूर चाहूँगा कि आप देखते हैं हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान है, सब चलता है। कौन चलाता है? हम ही चलाते हैं ना। अगर हम ही सब चलाना बंद कर दें तो फिर सब नहीं चलेगा, सिर्फ वही चलेगा जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो हम ये कहें हमारे हुक्मरान ख़राब हैं, तो हम खुद कहाँ दूध के धुले हुए हैं? हमारी अपनी हालतें कहाँ अच्छी हैं? हम खुद भी अच्छे नहीं हैं। तो अब आप ये सवाल पूछेंगे, सर एक स्टूडेंट होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? एक स्टूडेंट होने के नाते आपका वतन आपसे डिमांड करता है आप बेहतरीन अंदाज में पढ़ें, बेहतरीन ओहदों पर पहुँचें, और जब बेहतरीन ओहदे पर आप पहुँच जाएँ तो फिर आप अपने वतन की मोहब्बत को दिल से निकालें नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत को और ज़्यादा अपने दिलों में रोशन करें और इस मोहब्बत को फिर आगे फैलाते चले जाएं। आज के लिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह ये आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसके साथ कुछ और टर्म्स थी, इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।